Subscribe now and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नवीद हूँ। आज 4 जनवरी 2022 है। सामीन इकराम, जेम्स वेब टेलीस्कोप खलाई साइंसदानों के लिए दिल की धड़कन और रूह का चैन बन चुकी है। जी हाँ, जिस तरह जिस्म के लिए रोटी, पानी और हवा खुराक का किरदार अदा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह तहकीक के मैदानों में अपनी ज़िंदगियां खपा देने वालों को जब कामयाबी मिलती है तो वो कामयाबी उनकी रूह की ग़िज़ा होती है। तहकीक और इल्म में कितना मज़ा है, कितना नशा है, इसके लिए बसारत की आँख से नहीं, दिल की आँख से देखने की ज़रूरत है। जिस तरह शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया था, दिले बिना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। मेरी दुआ है मेरी कौम का बच्चा बच्चा अगर दिल की आंख से देखने वाला बन जाए तो हम इंशाअल्लाह साइंस और तहकीक के मैदानों में इंसानियत को मज़ीद अज़मत की बुलंदियों पर ले जाएंगे। सामीन, नासा के खलाई साइंसदानों के लिए आज का दिन अहम कामयाबी का दिन है, क्योंकि आज कायनात की खलाओं में मंज़िल मकसूद की तरफ गामज़न जेम्स वेब टेलीस्कोप का अहम हिस्सा सनशील्ड मुकम्मल तौर पर खुल चुका है। सनशील्ड क्या है, इसको समझने के लिए पहले एक दो बातें समझना लाजमी है। सबसे पहले आपने समझना है कि सितारे और सैयारा में क्या फ़र्क है। सितारा वो भारी जिस्म होता है जिसकी अपनी रोशनी होती है, जिस तरह के सूरज है, सूरज की अपनी रोशनी है, ये सितारा है, ये स्टार है। इस तरह के अरबों खरबों सितारे इस कायनात में मौजूद हैं, वो सूरज से कहीं दूर हैं। इसी तरह जो सैयारा होता है उसकी अपनी रोशनी नहीं होती। जिस तरह ज़मीन है, चांद है, मरीख है, इनकी अपनी रोशनी नहीं है। सूरज की रोशनी उनसे टकरा के हम तक आती है तो वो हमें दिखाई देते हैं, जो कि बुनियादी उसूल है देखने के लिए। अब एक और चीज़ देखते हैं। आप जानते हैं कि दिन में हम सितारों को नहीं देख सकते। जब हम आसमान की तरफ मुंह करते हैं तो हमें सितारे नज़र नहीं आते या बहुत कम नज़र आते हैं, जबकि ये सितारे रात को बेहतरीन तरीके से नज़र आते हैं। ये क्यों नज़र आते हैं, एक छोटी सी मिसाल से वाज़ेह करते हैं। मिसाल के तौर पर बिजली गई हुई है, आप कमरे में मौजूद हैं और आपने मोमबत्ती जलाई हुई है, लेकिन जो ही बिजली आती है और बल्ब रोशन होता है तो मोमबत्ती की अफादियत ख़त्म हो जाती है, मोमबत्ती की रोशनी डिम लगती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। जो बड़ा बल्ब है उसकी रोशनी ही रोशनी लगती है। बिल्कुल इसी तरह दिन के वक्त चूँकि हमारे जो करीब सितारा है सूरज, उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ उसी की रोशनी ही हमें दिखाई देती है, जबकि दूर दराज कई नूरी साल के फासले पे जो दूसरे सितारे हैं उनकी रोशनी हम तक बहुत कम आ रही होती है, लिहाजा वो दिन को डिम हो जाते हैं और हम उनको सिर्फ रात को ही देख सकते हैं। चूँकि रात को सूरज हमारी ज़मीन की पिछली साइड पे चला जाता है, लिहाजा हमारी साइड पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, तो वो दूर दराज जो सितारे हैं उनकी रोशनी हम देख सकते हैं। इसीलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को जब यहाँ से भेजा गया तो असल मकसद था कि दूर दराज जो सितारे हैं उनको स्टडी करना है, सूरज को स्टडी नहीं करना। जब दूर दराज सितारों को स्टडी करना है, उनका इमेज बनाना है, उनकी शक्ल देखनी है, उनकी साख्त देखनी है रोशनी के ज़रिए से, उनकी रोशनी के ज़रिए से, तो पहले सूरज की शुआओं से बचना होगा। तो सूरज की शुआओं से कैसे बचा जाए? एक तो हमने उस जेम्स वेब टेलीस्कोप को बहुत दूर भेजा, ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर दूर भेजा। इसके अलावा फिर हमने उसमें एक सनशील्ड, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक प्राइमरी मिरर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रोशनी को इकट्ठा करेगा। इसके अलावा जो दूसरा अहम पार्ट है वो सनशील्ड था, वो आज के दिन वहाँ पे मुकम्मल तौर पे खुल चुकी है। उसको हमने यहाँ से प्रोग्रामिंग के ज़रिए से ओपन कर दिया है। उसमें कई मोटर्स लगी हुई थी जिससे वो सनशील्ड खुलना थी, वो ओपन हो चुकी है। वो सनशील्ड क्या किरदार अदा कर रही है? वो सनशील्ड टेलीस्कोप के बैक पे मौजूद है। ये टेलीस्कोप है, ये सनशील्ड है और पीछे सूरज है। ये जो सनशील्ड है ये खैमा नुमा चीज़ है जो कि सूरज की रोशनी को टेलीस्कोप के ऊपर पड़ने से बचाएगी। सूरज की सारी रोशनी इससे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, जबकि जो टेलीस्कोप है ये दूर दराज जो दूसरे सितारे हैं उनकी जो कमज़ोर रेडिएशंस हैं, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, जो कम ताकतवर रेडिएशंस हैं, उनको अपने मिरर के ज़रिए से इकट्ठा करके उनका इमेज बनाएगा। तो अब जेम्स वेब टेलीस्कोप ख़तरे से बाहर है और तकरीबन हमने 90% कामयाबी हासिल कर ली है। अब ये जो सनशील्ड थी ये किस तरह से बनाई गई है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी? देखें,
जो हरारत होती है वो एक जगह से दूसरी जगह 3 तरीकों से जा सकती है। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। कौन कौन से तरीके? एक कंडक्शन होता है, एक कन्वेक्शन और एक रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? ठोस चीज़ों में एक जगह से दूसरी जगह जो हरारत जाती है वो कंडक्शन के ज़रिए से जाती है। किस तरह? मिसाल के तौर पर एक लोहे की राड लेते हैं, उसकी एक साइड को हम गर्म करते हैं तो कुछ ही देर बाद ये हरारत दूसरे सिरे तक भी पहुंच जाएगी। क्यों पहुंची है? इस ठोस जो लोहा है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं और उनकी एनर्जी आगे जाती रहती है और इस तरह से दूसरी जगह एनर्जी पहुंच जाती है। ये है कंडक्शन। तो एक तो इस तरीके से हरारत एक से दूसरी जगह जा सकती थी, इसको रोकना था, वो मैं बताता हूँ कि किस तरह रोका है। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? लिक्विड्स और गैसेस, माए और गैसेस के अंदर जो हरारत एक से दूसरी जगह जाती है वो मॉलिक्यूल्स खुद चल के जाते हैं और हरारत को दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। इसको कन्वेक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बड़े बर्तन में पानी है और आपने उसको चूल्हे के ऊपर रखा हुआ गर्म करने के लिए, तो आप देखते हैं पहले पैंदे वाला जो पानी है वो गर्म होता है, वो फिर हल्का होके ऊपर आ जाता है, फिर जो ठंडा पानी है ऊपर सतह पे वो फिर नीचे चला जाता है। तो इसको कहते हैं कन्वेक्शन, कि मॉलिक्यूल्स खुद पैंदे से गर्म होके और एनर्जी ज़्यादा लेके, तवानाई ज़्यादा लेके हल्के होके ऊपर आ गए हैं, जबकि भारी नीचे चले गए। तो हरारत निचली सतह से ऊपर तक आ गई है, इसमें मॉलिक्यूल्स खुद मूव करके आए हैं। तो ये है कन्वेक्शन। याद रखें, अगर ये मॉलिक्यूल्स ना होते, पानी ना हो, गैस ना हो, तो कन्वेक्शन नहीं हो सकती, एक से दूसरी जगह हरारत नहीं पहुंच सकती। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है जिसमें हरारत एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है वो है रेडिएशन। रेडिएशन, शुआएं, उनको मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह के सूरज से यहाँ तक स्पेस के ज़रिए से भी हरारत हम तक पहुँच रही है, उसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन शामिल नहीं है, सिर्फ रेडिएशंस के ज़रिए से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके ज़रिए से हरारत हम तक पहुँच रही है। तो ये 3 तरीके थे। अब ये जो सनशील्ड है इसको इस तरह का होना चाहिए था कि तीनों तरीके से जो रेडिएशंस पॉसिबल थी, मुमकिन थी, गुजर सकती थी, उसको रोकना था। तो इसको हमने इस तरह से बनाया है कि ना कंडक्शन हो सके, ना कन्वेक्शन हो सके और ना रेडिएशंस पास हो सके। तो इसके लिए हमने ये जो सनशील्ड थी इसको एक ख़ास मटेरियल से बनाया जिसका नाम कैप्टॉन है। वो जो कैप्टॉन है वो पॉलीएमाइड पॉलीमर होता है, थर्मोप्लास्टिक एक पॉलीमर है जो कि बहुत हल्का होता है और उसकी प्रॉपर्टी है, एक तो बहुत हल्का होता है, दूसरा इसकी प्रॉपर्टी है कि बेहतरीन इंसुलेटर है। अपने जितने भी इंसुलेटर्स हैं उन तमाम से हल्का है और बेहतरीन इंसुलेटर है। इसको बहुत सारे स्पेस शिप्स में, बहुत सारे जहाज़ों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है इंसुलेशन के लिए। इंसुलेटर क्या होता है? जो हीट को गुजरने ना दे, जो हीट को रोक ले और रिफ्लेक्ट करा दे, उसको इंसुलेटर कहते हैं। तो दूसरा, इसको फिर ये जो सनशील्ड है इसको 5 लेयर्स में तकसीम किया गया है। ये जो सनशील्ड है इसको 5 लेयर्स में तकसीम किया गया है और हर 2 लेयर्स के दरमियान वैक्यूम रखा गया है, ताकि दरमियान में हर 2 लेयर्स के दरमियान वैक्यूम रखा गया है ताकि हवा के पार्टिकल्स ना हो और कोई ना सॉलिड मटेरियल हो दरमियान में, ना ही कोई गैशियस मटेरियल हो, ना ठोस चीज़ के मॉलिक्यूल्स हो, ना गैस के पार्टिकल्स हो। तो फिर क्या होगा? मैंने अभी कुछ देर पहले बताया है कि जब 2 लेयर्स के दरमियान कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा तो ना कंडक्शन होगी और ना कन्वेक्शन होगी, ये दोनों नहीं होंगी। जबकि रेडिएशन को कौन रोकेगा? वो ये मटेरियल खुद जो है, ये इंसुलेटर है, उनको रिफ्लेक्ट करा देता है। तो ना कंडक्शन हो पाती है, ना कन्वेक्शन या रेडिएशन। अभी सनशील्ड ने उस टेलीस्कोप को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। कौन से? एक सनशील्ड के एक तरफ वाली साइड, उसको हम कहते हैं कोल्ड साइड। इस तरफ जो टेम्परेचर है -235 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही ठंड का टेम्परेचर है, जबकि पिछली तरफ इसके जहाँ पे रेडिएशन जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही होंगी, इस तरफ जो टेम्परेचर होगा वो तकरीबन 85 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि पानी को गर्म कर सकता है अच्छे तरीके से। अब इस तरफ सेंसिटिव पार्ट रखे गए हैं जिस तरह के मिरर्स वगैरह हैं, जबकि इस तरफ जो है सोलर पैनल्स भी हैं और बहुत सारी मोटर्स और सेंसर्स भी हैं जिन्होंने इसको सनशील्ड की लेयर्स को खोला है। याद रखें, इस सनशील्ड को खोलने के दर्जनों मोटर्स छोटी छोटी लगी हुई हैं और इसके अलावा पुलीज हैं छोटी छोटी जिन्होंने इसको आहिस्ता आहिस्ता से खोला है। तो इस तरह से ये सनशील्ड का खुलना जो कि बहुत लाजिम था, जो कि इस पूरे मिशन में बहुत अहम था कि सनशील्ड अगर ना खुलती तो जाहिर है जो टेलीस्कोप है वो बहुत हॉट हो जाती, जिसकी वजह से वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को कैप्चर करके उनको इकट्ठा करके दूर दराज सितारों के बारे में हमें ना बता पाती। कामयाब हो गया। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेकेंडरी मिरर। सेकेंडरी मिरर क्या था? वो जो प्राइमरी
मिरर है जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जो बहुत बड़ा मिरर था, जो 18 छोटे छोटे पार्ट्स पर मुश्तमिल था, उस मिरर के आगे एक छोटा सा मिरर है, उसको सेकेंडरी मिरर कहते हैं, जो दरमियान में हैंग्ड है। होगा क्या कि दूर दराज सितारों से जो रोशनी आएगी वो प्राइमरी मिरर से टकराएगी, ऐसे टकरा के एक मकाम पे इकट्ठी होगी। तो जिस मकाम पे इकट्ठा हो रही हैं रेडिएशंस, ये मिरर है, ये जो छोटा सा मिरर, ये सेकेंडरी मिरर है। फिर इससे रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होके इस प्राइमरी मिरर के सेंटर पे सेंसर लगे हुए हैं, वहाँ पे ये रोशनी जाती है। जब ये सेकेंडरी मिरर से रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी सेंटर पे सेंसर में, तो वो फिर इमेज प्रोसेसिंग करेंगे, तो उससे फिर इमेज बनेगा और फिर प्रोग्रामिंग के ज़रिए से हमें सारी डिटेल मिलेगी। तो ये आज की जो कामयाबी थी उस हवाले से बताया गया है। एक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इस टेलीस्कोप को लॉन्च कहाँ से किया गया, रॉकेट को भेजा कहाँ से गया और किसी ख़ास मकाम से भेजना कितना लाजमी होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon.